देखिए, हम चुनाव में जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार उसकी तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है। और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित करेंगे। और मेरी बहनों का सशक्तिकरण हो, इस प्रकार की चिंता हमारा विभाग कर रहा है। सर, टोटल कितनी महिलाएं हैं, कोई नंबर हो? इसमें अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ, आधी आबादी लगभग 2,82,00,000 की अभी तक हमारी पॉपुलेशन है। यदि आधी आबादी 48% के आसपास हमारी बहनों की संख्या अप डाउन करके बढ़ती है। अब उसमें एज ग्रुप की बात आती है। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं, गर्ल चिल्ड्रन हैं, या कॉलेज गोइंग हैं, या मैरिज का जो हमारा पैमाना है एक बेटियों की, 2-3 क्राइटेरिया को देखकर हमने उस फेज़ में उसको तय कर दिया है। और जिस पॉलिसी को सरकार या मुख्यमंत्री महोदय तय करेंगे उसी प्रपोजल को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। परंतु मेरा जहाँ तक विश्वास है कि फर्स्ट फेज में यदि नौकरी पेशा बहनों को इससे अलग कर दिया जाए, पेंशनर जो रिटायर्ड अधिकारी हमारी या बहनें हैं उनको इस स्कीम से यदि अलग निकल जाए, क्योंकि आय का क्राइटेरिया है, और कुछ कारोबारी बहनें हैं उनकी किस प्रकार की जो आर्थिक स्थिति ठीक है, और स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चियों को इसमें से यदि छंटनी करें तो पहले फेज में हम लगभग 50 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम लाभ देने की स्थिति में एकदम से इमीडिएट हैं। बाकी तय तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने करनी है। जैसा भी होगा तुरंत आपको मुख्यमंत्री जी प्रेस को बुलाकर उसमें हम इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। परंतु योजना हमारी तय है। जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी आएगी, हमारा विभाग तत्पर है और इसको स्कीम को लॉन्च करने के लिए हम तैयार हैं। योजना फाइनल करके आपके द्वारा भेजी जा चुकी है? हमने सारा डिस्कशन मुख्यमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग से हमारे डिपार्टमेंट ने कर लिया, हमारे अधिकारियों ने तय कर लिया है। निर्णय, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय का। कब शुरू कर सकते हैं? दो तीन इवेंट है, 2-3 इवेंट है। बाकी तो फाइनल मुख्यमंत्री जी ने करना है, परिस्थितियों के अनुसार जब भी करेंगे। हमारी योजना नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी योजना, हमारी फाइल बिल्कुल तैयार है। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें सीएमओ ने करनी है, वो उन्हीं का अधिकार क्षेत्र की बात है, परंतु हमारे विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। अभी जब फाइनल करेंगे लॉन्च किस एज ग्रुप में, कहाँ और किस उसमें करते हैं, तो तब फिर फाइनल कर पाएंगे ना। अभी तो मोटा सर, पहले चर्चा थी कि बीपीएल फैमिली को शामिल करेगा, फिर अगर ऐसा देखा जाए तो सरकार पेंशन जो देती है उनका पैमाना कुछ और है, तो आपकी तरफ से अलग अलग पैमाने में मतलब इनकम का कुछ रखा है क्राइटेरिया, कितनी इनकम होनी चाहिए?
3-4 क्राइटेरिया पे हमने काम किया है और सारा प्रपोजल हमने सरकार को दिया, सरकार तय करेगी। हमने प्रपोजल तैयार कर दिया। सर, एक कल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कुछ तथ्य में बकायदा आंकड़े आपका तो सवाल खत्म हो जान दो। हो गया ना, एक तो और सवाल है। हो गया ना। ये तो बता दो आप कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ले रहे हैं पेंशन, हर कैटेगरी मैंने बता दिया, आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। हर कैटेगरी को हमने चेक कर लिया है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5 तय। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय। नहीं, पर मंत्री जी इसमें ये बात आती है जो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं उनको तो इस स्कीम में अभी फिलहाल नहीं लेंगे ना, या बिल्कुल ही नहीं लेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मान लो 60 साल की एज से बाद जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी 3000 ले रहे हैं ना जी। हाँ, कोई विकलांगता में ले रहे हैं, कोई इस तरह से ले मैं वही कह रहा ना, कई कैटेगरीज बनानी पड़ी हमें, इसके लिए बड़ा लंबा मंथन करना पड़ा है। कई ग्रुप्स में हमें मीटिंग करनी पड़ी, कई विशेषज्ञों की भी इसमें राय लेनी पड़ी। तो ये सारी चीजें अभी बहुत कुछ खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कुल मिला के कह दिया कि प्रपोजल 3-4 हमने तय कर दिए हैं। जो सीएमओ तय करेगा, मुख्यमंत्री कार्यालय जो तय करेगा, वित्त विभाग जो तय करेगा, उसको हम लॉन्च कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है। प्रकार क्या होगा उसमें कुछ भी फेरबदल हो सकता है। नए राज्यपाल आए हैं, आप किस तरह से उनका स्वागत? अभी हमारे नए राज्यपाल जी ने राजभवन में अभी शपथ ली है। हमारे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको अभी, मैं भी उसी ओथ सेरेमनी से आया हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहाँ थे, पंजाब के महामहिम राज्यपाल महोदय वहाँ थे, और उसके साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के लगभग सभी साथी वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे विधायक दल के भी अधिकतम साथी वहाँ पर थे, और सभी विभागों के उच्च अधिकारी, चाहे पुलिस विभाग है, चाहे हमारा प्रशासनिक विभाग है, वो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और साथ साथ यूटी के और पंजाब सरकार के भी, पंजाब गवर्नर के भी टीम के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। एक सुशिक्षित व्यक्तित्व, अनुभवी व्यक्तित्व को राजभवन में महामहिम राज्यपाल की जिम्मेवारी दी गई है। उनके अनुभव का हरियाणा की सरकार को, हरियाणा की जनता को लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लॉ एंड ऑर्डर की सर बात कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग अलग जिलों के आंकड़े पेश किए सर, और ये कहा कि हरियाणा में राज्य में भय का माहौल है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सरकार दिशा निर्देश। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिस प्रकार का झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके आपके सामने वो परोस के चला गया। कहीं पर भी एक राष्ट्रीय महामंत्री, एक नेशनल पार्टी का आदमी जिन जिन ग्रुप्स का वो नाम लेके गया है, वो कोई पंजाब का उठा के ग्रुप का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है, कोई दूसरे प्रदेशों के ग्रुप्स का नाम हरियाणा से जोड़ रहा है। इतनी बड़ी उन्होंने ऐसा भय का प्रेस के अंदर माहौल पैदा कर दिया कि जैसे कोई हरियाणा में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। रणदीप सुरजेवाला जी हर बयान देकर उसमें भागने में माहिर हैं। आप सभी उस विधानसभा के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिस विधानसभा के अंदर, हरियाणा की विधानसभा के अंदर 3 दिन पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस करके आया पंजाब चुनाव के दौरान, और ये कह के आया कि एसवाईएल के पानी की एक बूंद भी हम हरियाणा को नहीं देंगे। परंतु जब हरियाणा की विधानसभा में विधायक के रूप में वो आया, और हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों ने रणदीप को छोड़कर किस प्रकार उनका स्वागत किया, या आज तक इससे पहले कभी किसी विधायक के साथ उसी की विधानसभा में, उसी प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की हालत की हो, मैं नहीं समझता। मैं उसका साक्षात गवाह हूं। तो ये व्यक्ति बुखलाया हुआ है, और कांग्रेस की लगातार 3 हार ने तो कांग्रेसियों को वैसे ही मनोबल तोड़ रखा है। परंतु कांग्रेस के अंदर भी इसको साइडलाइन करके बिठा रखा है। केवल कैथल को छोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी किसी कांग्रेसी ने इसको बुलाया नहीं। और हुड्डा जी ने किस प्रकार के इनका नाम लिए बिना कटाक्ष किए, किस प्रकार से ये कांग्रेस के अंदर रहकर भी जलालत और अपमान सह रहे हैं, वो किसी छुपी हुई बात नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आज तो इनको बहुत बड़े बड़े आतंकवादी गिरोह दिखते हैं। इसी की विधानसभा में कैथल में ग्योंग गांव के अंदर सुरेंद्र ग्योंग ने खुद स्वयं इससे फिरौती मांगी थी। ये कैबिनेट मंत्री था, 4-4, 5-5 विभाग का मंत्री था, किस प्रकार से छुपता फिर रहा था। वो बात शायद रणदीप सिंह सुरजेवाले को ध्यान नहीं है। ध्यान तो शायद उसको मिर्चपुर कांड भी नहीं होगा, उसी कैबिनेट के अंदर ये मिनिस्टर था।
मिर्चपुर के अंदर ताराचंद जैसे 85 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति और एक 23 साल की बहन जो मैरिड थी बीएससी में, उसको अपाहिज बहन को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया था। तब तो उसके मुंह में दही जमी हुई थी कि एक शब्द निकल नहीं रहा था। इसी सरकार के अंदर गोहाना के अंदर किस प्रकार से दिन दहाड़े वाल्मीकि बस्ती को आग लगाई गई, उसमें भी इसके मुंह से कोई शब्द निकला नहीं। तो आज जिन लोगों ने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश में राज किया हो और इनका खुद का अपना उन टाइम में इनको खुद थ्रेट मिली हो, उनसे फिरौतियां ली गई हो, तब तो इनको कानून व्यवस्था ठीक रखती थी। आज ये सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दिए। और मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से गलत बयानबाजी करते हैं, 5 के 5 साल हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार उनको वाच करती है। कोई निर्णय एक दिन में नहीं होते, परंतु जब ये गलत बयानबाजी करेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगे, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप बयान देने के बजाय उनके खिलाफ बयान देंगे, देश की और प्रदेश की राजनीति के अंदर भय का वातावरण पैदा करने का लोग ये प्रयास करते हैं, तो फिर लोग 5 साल के बाद जब निर्णय करते हैं तो फिर ये बाद में क्या करते हैं, रिजल्ट आता है तो ईवीएम को फिर रोकते हैं। 5 साल लोगों ने, हमने भी लंबे समय तक विपक्ष काटा है, केंद्र में भी प्रदेश में भी हमारे नेताओं की विपक्ष में होते हुए भी लोग सम्मान करते थे। आज ये विपक्ष में होते हुए भी लोगों के बीच में नहीं जाते, बाथरूम में घुस के ट्वीट करते हैं, चंडीगढ़ में आके झूठ का पुलिंदा पत्रकारों के सामने परोस के चले जाते हैं। आज मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, एक जिम्मेवारी के पद पर एक अपने आप को जो व्यक्ति केंद्रीय राजनीति का धुरंधर मानता हो, इस प्रकार की गलत बयानबाजी करके हरियाणा प्रदेश के लोगों का, वो भागवत की धरा गीता के ऊपर भी और गीता की धरा कुरुक्षेत्र के ऊपर भी किस प्रकार के कटाक्ष करके गया। शायद मेरे ख्याल में या तो हताशा के कारण इनकी लगातार हारों ने इनका मनोबल तोड़ दिया, या हताशा के कारण कहीं ना कहीं ये लोग बुखड़ा गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि यदि आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष की भूमिका विपक्ष के तरीके से निभाने का काम करें, लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करें, ना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भय का माहौल पैदा करने का काम करें। जब लंबे समय तक इनकी सरकार थी, पंजाब में किस प्रकार से आतंकवाद का माहौल था, किस प्रकार से इनके प्रधानमंत्रियों पर ही हमले इन्हीं के रेजिडेंस में किए जाते थे, वो तो कारण को याद ही नहीं है। किस प्रकार से 1984 के अंदर सिख दंगों के अंदर सिखों का कत्लेआम किया गया, जिंदा जलाया गया, वो तो रणदीप सुरजेवाला को याद नहीं आएगा। इनको वो भी याद नहीं आएगा कि ट्रेनों के अंदर किस प्रकार से ब्लास्ट होते थे। स्वयं जिस कैथल के ये विधायक, इनके बेटे विधायक हैं, उसी कैथल के अंदर आके आतंकवादी इनके राज के अंदर हमले करके जाते थे। उसी पंजाब के अंदर जहां इनकी सरकार लंबे समय तक रही, इसी चंडीगढ़ के अंदर दुनिया भर का आतंकवाद का माहौल था, और उन आतंकवादी शक्तियों के साथ ये लोग प्रधानमंत्री कोठी में और प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर बिरयानियां खाने का काम करते थे। जाके जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के बयान करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को तुरंत हमारी सरकार आने के बाद जेलों से छोड़ जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा? किस प्रकार से सेना का मनोबल गिराने के लिए सेना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क करते हैं। किस प्रकार से इन लोगों की बयानबाजी होती है, केवल देश के लोगों का मनोबल तोड़ने की होती है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का प्रत्येक जनमानस का मनोबल मजबूत है। हरियाणा प्रदेश में नायब साहनी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहे हैं, और ज़्यादा रणदीप सुरजेवाला जी को चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। सर, उन्होंने कहा है कि गीता का प्रदेश आज क्या है, वो वसेपुर से उन्होंने कंपेयर किया, इसको लेकर जब जिम्मेवारी की पदों पे होते हैं तब तो उनके मुंह में मैं बता रहा हूं ना, तब तो दही जमी होती है। आज इनको बड़े बड़े चुटकुले समझ में आ रहे हैं, बड़े लच्छेदार इनको वक्तव्य देने लिए अच्छे लगते हैं। जब जिम्मेवारी पे थे इसी विभाग के अंदर, यहीं पर इसी सेक्रेटरीट के अंदर ये मंत्री थे, तब तो कोई इनकी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं आती थी, तब तो मुँह छुपाते थे, तब तो इशारा करते थे उपेंद्र हुड्डा की ओर, अपने और तरफ उंगली नहीं आने देते थे। आज दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, आरोप लगाना बड़ा आसान लगता है, परंतु वो आतंकवाद का माहौल आपने भी झेला है, हमने भी झेला है, और देश और प्रदेश की जनता ने भी झेला है। वो इन्हीं का राज था, और आज भी ये कहते हैं कि हमारी सरकार सत्ता में आई तो उन आतंकवादियों को छूट भी देंगे, और उन लोगों को करोड़ करोड़ रुपए देकर उन लोगों को पोषण करने का भी काम करेंगे। सर, एक सवाल है मेरा। पीछे आपने मुख्यमंत्री आवास में एक समाज के लोगों को बिठा करके मीटिंग कराई हो, बड़ी समस्या का समाधान किया, लेकिन उसके बाद देखा गया वहाँ पे पूरी खाली हो गई, और लोग कह रहे हैं कि पुलिस और कर्मी कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमसे भी सुनना चाहिए, हमारे पे एफआईआर दर्ज करा देगी, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी
हमारी बात तो सुनी नहीं, क्योंकि हमारा काम है कानून व्यवस्था बनाना, और इन सारे मैटर में हमें बिल्कुल दोषी करार दे दिया गया, सुना नहीं गया। क्या पूरा? आप भी एक तरफा बात कर रहे हैं। मेरे को एक भी पुलिस वाले का बयान मुझे सुनाई नहीं दिया, एक भी पुलिस वाले ने ये बयान नहीं दिया। पुलिस चौकी खाली कराने वाला अलग इश्यू है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। परंतु आप यदि हिसार की प्रेस और चंडीगढ़ की प्रेस आप निकाल लीजिए, उसके अंदर अक्सर तय उस बच्चे गणेश के पिताजी के भी यही शब्द थे, वही शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, वही शब्द मेरे हैं, वही शब्द जो कमेटी के लोग आए थे उनके हैं, वही शब्द एडीजीपी साहब के राव जी के हैं, वही शब्द हमारे एसएसपी शशांक सावंत जी के हैं, और वही के वही शब्द हमारे डीसी हिसार के हैं। हमने एक बात कही, इसकी जांच कराएंगे। जहां पर परिवार जांच कराना चाहे परिवार जांच करा ले, जहां पे पुलिस के कर्मचारी चाहते हैं वहां पे पुलिस के कर्मचारी जांच करा ले। एक भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं और एक भी निर्दोष पर आंच नहीं आने देंगे। आज भी वही बयान है, हमारे एडीजीपी साहब का वही बयान है, मुख्यमंत्री जी का वही बयान है। इसमें गलत बात कौन सी हो गई है? जांच कराना तो गलत है क्या? हम तो पुलिस की तब हम आप आरोप लगा सकते थे हमारे अधिकारियों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, यदि हमने एक तरफा जांच की होती, एक तरफ ही हमने कोई आरोप लगाए होते। पीड़ित परिवार के साथ भी जिन लोगों ने जाति की है उनका साथ, क्या पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या निर्दोष पुलिस वालों का न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो सारी जांच करेंगे ना, अभी से कोई उतावलापन दिखाने की क्या जरूरत है? वो चौकी खाली करने वाला अलग मामला था, उसको इससे मत जोड़िए। ये दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। चौकी खाली करने पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो अलग मामला है, ये अलग मामला है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारा सभी का एक ही बयान था कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं। यदि इधर से सामान्य नागरिकों ने पुलिस पर कोई वार किया है, हमला किया है, तो उनको भी सजा, उसमें कोई छूट नहीं है किसी को भी। परंतु यदि पुलिस के ने किसी पुलिस वाले की जाति के कारण किसी की जान गई है तो उसको भी जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसमें कौन सी गलत बात कह दी हमने? और पुलिस का मनोबल बढ़ा रहे, इसकी चिंता मुख्यमंत्री जी को भी है, मंत्री होने के नाते मैं भी करता हूं, हमारे अधिकारी होने के नाते के राव जी भी कर रहे हैं, शत्रुजीत कपूर जी भी कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब भी कर रहे हैं। किसी का मनोबल गिरने नहीं देंगे।